हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास मैं लेकर आई हूं और आज से हम ज्योग्राफी के हर चैप्टर को कवर करेंगे सारे एग्ज़ाम को लेकर। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी से हमारे प्रश्न बन रहे हैं। जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, ये सारे पेपर आपके एनसीईआरटी बेस पे हो रहे हैं, ठीक है ना। सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस पे हो रहे हैं और एनसीईआरटी की मांग आपकी हर जगह हो रही है। एनसीईआरटी से आपके प्रश्न बनते हैं और हमें क्या होता है कि हमें अलग अलग बुक से तो हम पढ़ नहीं सकते एनसीईआरटी, ठीक है ना। अलग अलग बुक से, यानी 6 क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th, 10th, 11 और 12, ये सारे के सारे हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हमारा टाइम जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपका एक साथ 6 to 8, ठीक है ना। 6 to 8 आपका 12th तक ये एनसीईआरटी का पूरा सार रहने वाला है। इस पुस्तक से आपके सारे चैप्टर कवर करवाऊंगी और ये स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक भी बता दूंगी इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। इसके बाद इसमें बता दूं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा और आपका उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद हम पर्यावरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक वाइज ही करवाऊंगी और उसके पहले आपको मैं टॉपिक दिखा दूंगी, ठीक है ना। और आप इसका मैं बता दूं तो ये आपका इसमें ओल्ड इंडिया एनसीईआरटी भी रहने वाला है और आपका न्यू एनसीईआरटी भी रहने वाला है, ठीक है ना। भूगोल एक विषय के रूप में, और यहाँ पे देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय, ये आपके चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टार्ट करना है, हमारा पहला अध्याय शुरू करने से पहले हम इसके चैप्टर देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम चैप्टर का पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ये देखने के बाद डेली हमें ये चैप्टर देखना नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे विषय सूची में पहला है हमारा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में कितने अध्याय हैं? पहले अध्याय में हमें भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें भूगोल होगा और भूगोल की शाखाएं होंगी। ये पहला अध्याय होगा। दूसरे अध्याय में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर मंडल के ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फिर तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में हम पृथ्वी की जानकारी लेंगे, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं, सूर्य और पृथ्वी की बीच की जो दूरी है वो क्या है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये सारे हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में बात करें तो चौथे अध्याय में हम भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें आप मैग्मा, क्रेटर, ये सब पढ़ते हैं ना। मैग्मा हो गया, सियाल हो गया आपका, और क्रोड हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, सेल और चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, महासागरों, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम भू संचालन एवं भू आकृति प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। अपक्षय, बृहत संचलन, अपर्दन और निक्षेपण, पृथ्वी पर निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत, द्वीप, झील, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, भूमिगत जल और भौम जल, हिमनद, तरंग और धाराएं, बालू, टिब्बे, ये सारे के सारे हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। भू आकृति विज्ञान में ये सारे के सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 5वां अध्याय, और 5वां अध्याय में हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वायुमंडल, सौर विकिरण जिसे सूर्य तप कहते हैं, पृथ्वी का उष्मा बजट, पवन, जेट स्ट्रीम या जेट वायु धाराएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वाष्पीकरण और संघनन के बारे में, वर्षण के चक्रवात, विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं किसमें? 5वें अध्याय में। छठे अध्याय में समुद्र विज्ञान, समुद्र के बारे में, जिसमें आपका जल एवं उसका वितरण, महासागरीय नितल या अधस्थल, महासागरीय लवणता, विश्व के महासागर, महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं, महासागरीय तरंगे, आप जानते हैं धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जल धारा, ठीक है ना, ठंडी और गर्म जल धारा, ओके। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सागरीय संसाधन कौन कौन से हैं, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्ति, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पर है?
ये भी इस सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, देन आपका 7वां अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा के प्रकार, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ये पढ़ेंगे। 8वां अध्याय में हम कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में आखेट एवं भोजन संग्रह देखेंगे। कृषि, विश्व की फसलें, तिलहन फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें और पशुपालन या पशुचारण और मत्स्य पालन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में खनिज संसाधन होगा, जिसमें खनिज, खनिज के प्रकार, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमियम और बहुमूल्य धात्विक रत्न, ये सभी पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में हम ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जिसमें ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल यानी जो पेट्रोलियम होते हैं, जल विद्युत के बारे में, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है 11 अध्याय। 11वें अध्याय में उद्योग है और उद्योग में आप विनिर्माण पढ़ेंगे। उद्योगों और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। औद्योगिक तंत्र पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है 12 अध्याय और 12वें अध्याय में परिवहन और संचार आपका हो जाएगा, जिसमें परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन या रेल मार्ग, जल परिवहन, वायु परिवहन और उपग्रह संचार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या और अधिवास, जिसमें विश्व की जनसंख्या होगी, जनसंख्या घनत्व होगा, प्रवास होगा, और आपका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या संगठन, आयु पिरामिड और आयु सूचकांक। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे मानव अधिवास और जनजाति, ग्रामीण बस्ती पढ़ेंगे, नागरीय बस्ती पढ़ेंगे और मानव प्रजातियाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, जलवायु, खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, परिवहन एवं संचार, जनसंख्या, ठीक है ना, ये विश्व के महाद्वीप में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप, उद्योग, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सभी आप किस में पढ़ेंगे, तो ये सभी आप विश्व के महाद्वीप में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है भारत का भूगोल। जब हम भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे उस टाइम ये सारे अध्याय हम देखेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ विश्व के जो भूगोल हैं उसके अध्याय के बारे में देखे हैं, उसके टॉपिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है आज का, ठीक है ना। आज का जो पहला टॉपिक हम लेंगे, पहला अध्याय लेंगे, जिसमें हमारा भूगोल एक विषय के रूप में होगा, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है भूगोल एक विषय के रूप में। ओके, भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में देखेंगे, ठीक है, भूगोल के बारे में। और भूगोल में आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपका एनसीईआरटी का जो सार है, ये आप किसी पर्टिकुलर एक पेपर के लिए नहीं है, बल्कि सभी पेपर के लिए। आप जानते हैं एनसीईआरटी हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आप सभी, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे आप सीटेट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप सीटेट पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपी टेट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, यानी टीचिंग का कोई भी आपका है, तो चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी हो गया, जिसमें आपका CHSL हो गया, ठीक है ना, जो भी आपका आता है, और चाहे आप सिविल सर्विस की क्लास ले रहे हो, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी आपके सभी के लिए हो जाएंगी। तो जो भी पेपर आपका लगा हुआ है, इन सारे पेपरों के लिए आपका ये जो है एनसीईआरटी आपका इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल हो गया, चाहे RO ARO हो गया, इन सभी के लिए है। और आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पेपर के लिए नहीं होता, बल्कि सभी के लिए होता है। तो आप सभी समझदार हैं, आपको अगर समझ में होगा तो आप ये क्लास जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास की, और हमारा जो टॉपिक है भूगोल है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल को एक विषय के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था इरेटास्थेनीज ने, ठीक है ना, इरेटास्थेनीज
स्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। ये भी मैं बताती चलूँगी कि आपका प्रश्न कैसे और कहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, ये पूछ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा इरेटास्थेनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे और इन्होंने इसका प्रयोग कब किया था भूगोल शब्द का, तो ये क्या था 276 से लेके 194 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ओके, यह शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सा शब्द, भूगोल शब्द, भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द कौन कौन से, जियो और ग्राफी, ठीक है ना, जियो और ग्राफी। तो जियो और ग्राफोस यहाँ पे हो जाएगा आपका, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। तो ये दोनों जब मिलते हैं जियोग्राफी, ठीक है ना, जियोग्राफी मिलकर ये क्या बनता है, दोनों एक साथ रखने पर इसको क्या कहते हैं आप, इसका जो अर्थ होता है ये होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है ना। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का और वर्णन, और भूगोल शब्द जो है ना, भूगोल शब्द एक ग्रीक भाषा है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ये पूछ सकता है कौन कौन सा, जियो और ग्राफोस से। तो जियो का अर्थ पूछ सकता है, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और जियो शब्द का और ग्राफोस शब्द क्या होता है, वर्णन होता है। तो दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे तो इनका जो अर्थ बनता है ये पृथ्वी का वर्णन होता है। ओके, फिर आपका आता है पृथ्वी, भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी, ठीक है ना, जियोग्राफी है जिसकी शाब्दिक परिभाषा होती है पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या वर्णन करना। तो जियोग्राफी का जो शाब्दिक जो परिभाषा होती है वो होता है पृथ्वी तथा पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी, यानी चाहे वायुमंडल हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी से संबंधित, उनके बारे में क्या करना, लिखना या फिर वर्णन करना होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। कब, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था भूगोल को अध्ययन के रूप में, इसको अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है ना। जर्मन भूगोलवेत्ता जो होते हैं, ठीक है ना, जर्मन भूगोलवेत्ता MB हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से वैज्ञानिकों ने पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया, तो वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था AB हम्बोल्ट और दूसरा था कार्ल रिटर। ओके, अगला है भूगोल प्रकृति तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको ध्यान देना है ये, ठीक है ना। और फिर आपका मैंने बताया यहाँ पे ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे आप इसे ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला अब देखेंगे, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने अनुकूलन, एडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति से समझौता किया है। किस किस माध्यम से, तो अनुकूलन के माध्यम से और अपरिवर्तन के माध्यम से मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति से समझौता कर लिया है। ओके, अब बात करते हैं भूगोल की परिभाषा के बारे में। भूगोल की परिभाषा क्या है, तो सारे विद्वान, जितने भी विद्वान हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। ओके, पहला है रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार, इन्होंने कहा है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। भूगोल का उद्देश्य क्या है, धरातल की जितनी भी प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता हैं, जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका वर्णन और व्याख्या करना ही क्या है, भूगोल का उद्देश्य। ये किसने कहा है, तो ये रिचर्ड हार्टशोर्न ने कहा है। ओके, नेक्स्ट है अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार, इन्होंने कहा है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। तो
अल्फ्रेड हैटनर ने कहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित जितने भी तथ्यों में विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करता है। ओके, नेक्स्ट आपकी परिभाषा है, दो परिभाषाएं थी, अब हम बात करते हैं मानव पर्यावरण, ठीक है ना। मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल को देखेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इसे लेकर दो पृथक विचारधाराएं आई, दो अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिली, जिसमें संभावनावाद और नियतिवाद। आप देखे होंगे बीपीएससी जो आपका टीआरई पेपर हुआ था, ठीक है ना, बीपीएससी का जो टीआरई पेपर हुआ था उसमें ये आपका आया था संभावना, जो टीआरई 2 हुआ था ना, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका 1 to 5 वाला जो हुआ था ना पेपर, उसमें आप देखे होंगे ये ऑप्शन आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। ये यहाँ से आपके प्रश्न बने थे, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म, इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक वाइडल, डी ला ब्लॉस तथा एस फैवरे, ठीक है ना, फैवरे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं, चाहे आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। ओके, तो ये जो विचारधारा है संभावनावाद वाली, ये मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है, ये इनका कहना है संभावनावाद का। इसके जो विचारधारक थे वो थे वाइडल, डी ला ब्लॉस तथा एस फैवरे, ठीक है ना। एस फैवरे यानी दो हैं, वाइडल, डी ला ब्लॉस, एस फैवरे, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, संभावनावाद से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि संभावनावाद से संबंधित विचारधारा के समर्थक कौन हैं। वाइडल, डी ला ब्लॉस तथा एस फैवरे, ये भी दे सकता है आपको। अब आता है नियतिवाद। ओके, नियतिवाद यानी डेटरमिनिज्म, इसके अनुसार मानव सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होता है, पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होती हैं, ठीक है। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, रेट जेल तथा ई हंटिंगन, ठीक है। रेट जेल और ई हंटिंगन ने कहा कि जो नियतिवाद है ना, नियतिवाद यानी इनका कहना है कि मानव के जितने भी कार्य हैं वो पर्यावरण के द्वारा पहले से निर्धारित होती हैं। तो ये कहा है रेट जेल और ई हंटिंगन ने। ओके, तो ये दोनों ही आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित अन्य अवधारणाएं, ठीक है। अन्य अवधारणाओं में देखेंगे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के संबंध में प्रस्तुत अवधारणाएं निम्न हैं। कौन कौन सी? पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मानव आरंभिक अवस्था में प्रकृति की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा इसने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार समायोजित यानी अपने आप को एडजस्ट किया, प्रकृति के अनुसार। ओके, प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना ही आपका क्या होता है, समायोजित पर्यावरण के साथ आपका क्या होता है, अनुकूलन हो जाता है, कर लिया। इस अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, यानी पर्यावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही क्या होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है। ओके, नेक्स्ट है संभववाद, पॉसिबिलिज्म। मानव ने समय के अनुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास किया, इसे संभववाद का नाम दिया गया। ठीक है ना, जो मानव के द्वारा किया गया, ठीक है ना, यानी पर्यावरण को समझना, प्राकृतिक बलों को समझना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को बनाना, ठीक है ना, ये संभव हुआ, तो ये मानव के द्वारा संभव हुआ। ठीक है ना, तो ये संभववाद कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म में भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच मध्य मार्ग की एक नवीन संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसने नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा। तो ये ग्रिफिथ
जो टेलर है उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण निश्चयवाद है और संभववाद है, इनके बीच का जो मध्य मार्ग होता है वही क्या होता है, वही प्रस्तुत करना क्या है, नवीन नव निश्चयवाद होता है, जिसे आप रुको और जाओ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नव निश्चयवाद हो जाता है। ओके, फिर आता है आपका, यह संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के मध्य अपरिहार्य चयन द्वैतवाद, ओके, द्वैतवाद को निष्फल करता है, द्वैतवाद को निष्फल करता है। फिर आपका आता है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। भूगोल की शाखाओं में आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण यानी इंटरडिस्प्लिनिंग, ठीक है ना, डिस्प्लिनिंग विषय है। भूगोल क्या है, अंतर शिक्षण है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम है, ठीक है ना। भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम है और 2 उपागम कौन कौन से हैं, क्रमबद्ध उपागम, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम, और आपका आ जाता है भौतिक भूगोल। अब यहाँ पे देखेंगे क्रमबद्ध उपागम में, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम में देखेंगे, क्रमबद्ध उपागम यानी जिसे आप सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच में वही होता है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है ना, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो ये जर्मनी के थे और इन्होंने 1769 से लेके 1859 ईस्वी द्वारा प्रतिवर्तित किया इन्होंने, ठीक है ना। इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1769 से लेके 1859 यानी 1769 से 1859 तक, ठीक है, ईस्वी द्वारा इन्होंने क्या किया, परिवर्तित किया गया, ठीक है ना, इनके अनुसार। अगला आप बात करेंगे तो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं हम देखेंगे। और भूगोल की शाखाएं आप देखेंगे तो ये आपके सामने डायग्राम है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, ठीक है ना, इसके थ्रू आप समझेंगे। आप देखेंगे भूगोल की शाखाओं में देखेंगे इसे कितने भागों में बांटा गया है भूगोल की शाखा को। एक है आपका भौतिक, दूसरा है आपका सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, तीसरा है आपका विधि एवं तकनीक, नेक्स्ट है आपका मानव, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है आप यहाँ देखेंगे तो सिद्धांत और दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौगोलिक चिंतन, नेक्स्ट है आपका मानव पारिस्थितिकी भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, ओके। फिर आप देखेंगे तो विधि एवं तकनीक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मानव चित्रकला, ये विधि और तकनीक में आता है। मात्रात्मक तकनीक और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि आती है, भू सूचना आता है। फिर आपका आता है चौथा मानव को 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें विधि एवं तकनीक को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें भी आपका क्षेत्रीय जो सर्वेक्षण विधि है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें GIS, GPS, LIS, ठीक है ना, GIS और उसके बाद आपका आता है GPS और LIS, ये आपका आता है, ये आपका आता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि में। अब हम बात करते हैं जो हमारा रह गया था भौतिक को कितने भागों में बांटा है, तो भौतिक को देखेंगे आप 4 भागों में बांटा है। जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, फिर आपका आता है मृदा भूगोल, ठीक है, मृदा भूगोल। अब इसमें भी आपका देखेंगे तो ये आपका अंतरापृष्ठ भूजीव भूगोल भी आपका इसमें आता है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी और पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल और प्राणी भूगोल, ठीक है। फिर आपका इधर से आप देखेंगे तो मानव को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामाजिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक आता है, जनसंख्या एवं बस्ती आती है, और राजनीतिक, फिर आर्थिक, जिसमें आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा
ठीक है। यहाँ देखेंगे तो जनसंख्या एवं बस्ती को भी 2 भागों में बांटा है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आर्थिक को बांटा गया है आप पूरे के पूरे कितने 6 भागों में, जिसमें आप देखेंगे कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार और परिवहन, अवसंरचना और सेवाएं, ये आर्थिक स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो इतने भागों में इसको बांटा गया है। ये आपका पूरा डायग्राम है, इसके जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ओके। फिर आप बात करते हैं भौतिक भूगोल। अब हम एक एक करके यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। जो भूगोल की शाखाएं हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में देखेंगे, ओके। भौतिक भूगोल के बारे में अगर बात करें तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले आपका आता है, पहला पॉइंट है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी आपका जियोमोफोलॉजी, ठीक है ना। जियोमोर्फोलॉजी आपका आ जाता है इसमें। यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? भू आकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है ना। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी शब्द के पीछे आका वर्ड के जो आपके पीछे लग जाता है, किसी भी वर्ड के पीछे लगता है लॉजी, तो वहाँ पे आपका अध्ययन होता है उसका। तो क्लाइमेट के पीछे लग गया है लॉजी, तो यानी क्लाइमेट का जो अध्ययन है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे। मौसम तथा जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, ओके। अगला है आपका जल विज्ञान और जल विज्ञान, जिसे आप हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और हाइड्रोलॉजी में धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय शामिल होती हैं तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार की जीवों और उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ओके। फिर आपका आता है मृदा भूगोल, जिसमें सॉइल ज्योग्राफी होती है और यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण और उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आता है आपका मानव भूगोल। और मानव भूगोल में हम देखेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल कल्चर के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसमें आपका इसके अंतर्गत समाज और तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी तत्वों का। फिर आपका आता है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, जिसे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं। अधिवास यानी सेटलमेंट, ओके। तो इसमें आपका देखेंगे तो यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, उसका घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में। फिर आपका अधिवास की बात करें तो अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा उन अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, जिसमें आप मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि हो गया, उद्योग, पर्यटन हो गया, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व तथा सेवाओं का अध्ययन करता है। यानी जहाँ से भी आपका इनकम आपका आता है, इन सारे स्रोतों से, इन सारे जो संसाधन हैं, इनका अध्ययन करना होता है आर्थिक भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल में आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसमें हिस्टोरिकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले ऐतिहासिक अनुभव से गुजरता है, ओके। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय होता है। फिर आपका आता है राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखा जाता है और सीमाओं के निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है तथा साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूप से रूपरेखा विकसित करता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके थे। फिर आपका आता है जीव भूगोल। और जीव भूगोल में आप देखेंगे
तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ इंटरफेस फलस्वरूप जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं हैं। तो जीव भूगोल की जो शाखाएं हैं उन्हें देखेंगे। जीव भूगोल में देखेंगे तो आप जो है जू ज्योग्राफी में इसमें अब क्या आता है, पशुओं और उनके निवास क्षेत्र, स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है ना। जीव भूगोल में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति भूगोल में आप पढ़ते हैं, प्लांट ज्योग्राफी में आप प्राकृतिक वनस्पति का और उनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी, इसमें प्रजातियों के निवास और स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक में, इकोलॉजी में प्रजातियां, जैसे कि आप जानते हैं कि जैव विविधता में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ऐसे जगहों का आप जो है अध्ययन करते हैं। फिर आपका आता है पर्यावरण भूगोल, जिसमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है और पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्यावरण के बारे में अगर बात करें, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं, भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक उपागम के बारे में, ठीक है। प्रादेशिक उपागम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो प्रादेशिक उपागम में अब देखेंगे तो प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच जिसे कहते हैं, ठीक है ना, का विकास हम्बोल्ट के समकालीन यानी उनके समय में एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता जिसे कार्ल रिटर कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, 1779 से लेके 1859, ठीक है, ईस्वी द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसमें विश्व के विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। अब ये शाखाएं कौन कौन सी हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका है प्रादेशिक उपागम के आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की जो शाखाएं हैं 4 भागों में हैं। पहला है भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक विकास, तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है आपका प्रादेशिक योजना, जिसमें आप देखेंगे भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, यानी आप देखेंगे तो स्थूल, मध्य और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन 3 भागों में बांटा गया है। फिर आपका आता है प्रादेशिक योजना को 2 भागों में बांटा है, जिसमें देश या ग्रामीण योजना और शहरी योजना होगा। ओके, अब देखेंगे भूगोल की प्रमुख शाखाएं जो अभी आपने देखा, उसमें आप देखेंगे बृहद, मध्यम और लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। फिर आपका आता है ग्रामीण, उसमें आपका देखेंगे तो ग्रामीण या क्षेत्रीय नियोजन तथा शहर या एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण। 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ एवं या फिर सर्वनिष्ठ होते हैं। ये कौन कौन से हैं, तो दर्शन हो गया, यानी जिसे आप फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन में आप देखेंगे तो भौगोलिक चिंतन होता है और भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया या मानव पारिस्थितिकी होती है। ओके, देन आपका आता है विधि तंत्र, और विधि तंत्र एवं तकनीकी में आप देखेंगे मेथड एंड टेक्निकल, ठीक है ना, मेथड एंड टेक्निक जो होता है आपका विधि, 1 मिनट, आपका मेथड एंड टेक्निक, जिसमें आप देखेंगे तो समान एवं संगणक आधारित मानचित्रण होता है, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक,
क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं। भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भूगोल सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र। इस प्रकार उपयुक्त विवरण भूगोल की शाखाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मैं जानती हूँ कि ये अभी बोरिंग हो रही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले जो भूगोल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है पढ़ने का, ठीक है ना। हमें इसे पढ़ना ही क्यों चाहिए, नहीं पढ़ने से क्या हमें जो है नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो इसे विषय के रूप में पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है विषय के रूप में, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल एवं, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व क्या है, यहाँ से देखेंगे। अब इसके बारे में बताया, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। भौतिक भूगोल में भूमंडल, ठीक है ना, लिथोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जैवमंडल बायोस्फीयर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिक भूगोल में, ठीक है ना। भौतिक भूगोल में किसका भूमंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का और जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। भूमंडल में क्या होता है, इसमें भू आकृतियाँ जैसे जो लैंड स्फीयर होते हैं ना, लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, प्रवाह, ड्रेनेज, ठीक है ना, ड्रेनेज, उच्चावच, रिलीफ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है भूमंडल में, ठीक है ना। भूमंडल में लैंड फॉर्म्स, प्रवाह और आपका उच्चावच के बारे में पढ़ा जाता है। वायुमंडल में आप देखेंगे तो इसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं, संरचना यानी वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, और मौसम तथा जलवायु, तापक्रम और वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु प्रकार, ये सारी चीज़ें आप वायुमंडल में पढ़ते हैं। जैवमंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव, यानी जैवमंडल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, ठीक है ना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें उनके पोषण प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकीय प्रचालन, ठीक है ना, इकोलॉजिकल जो है पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर्स तथा पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल जो आपका बैलेंस होता है, इनके बारे में अध्ययन होता है जैवमंडल में, ठीक है। उपरोक्त में निम्नलिखित तत्वों का महत्व निम्नलिखित होती हैं। अब ये महत्व देखना है। मिट्टियाँ, ये मृदा निर्माण प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। जो मिट्टियाँ होती हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। जब आप नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। ओके, वे मूल चट्टान, जैविक प्रक्रिया और कालाविधि, ठीक है, कालावधि यानी टाइम पर निर्भर करती हैं। कालावधि यानी जो काल अवधि होती है, जो समय होता है, काल अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती हैं। यह मृदा पार्श्विकता, ठीक है, पार्श्विकता यानी सॉइल प्रोफाइल के विकास में सहायक होता है। फिर आपका आता है मृदा एक नवीकरणीय या पुनः स्थापनीय रिन्यूएबल संसाधन होती हैं, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं के विशेषकर कृषि को प्रभावित करती हैं। तो मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रभावित करती हैं? तो ये कृषि पे प्रभावित करती हैं। मृदा पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणु के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती हैं। भू आकृतियाँ, यह मानव क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता है, ठीक है, जो मैदान होते हैं उनका प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता है। पठारों में वन तथा खनिज संपदा विकसित होते हैं। पर्वत चारागाहों पर्यटक स्थलों के रूप में देखे जाते हैं तथा नदियों को जल यहीं से प्राप्त होती हैं। ओके, जलवायु के बारे में बात करें तो यह घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती हैं। जो जलवायु होते हैं भोजन को, वस्त्र को, भोजन और उसको क्या नाम है, घरों के प्रकार को, इनको प्रभावित करती हैं। फिर आपका प्रभावित करती हैं इसका वनस्पति जो होता है, सस्य स्वरूप, पशुपालन इत्यादि पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। पशुपालन पर हो गया, सस्य स्वरूप पर हो गया, वनस्पति पे हो गया, और आपका जो है फसल वगैरह पे भी होता है। मनुष्य ने ऐसी तकनीकों को विकास किया जिसमें
सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तकनीकियाँ इतनी आ गई हैं जिससे आप मनुष्य क्या कर सकता है, इन्हें मॉडिफाई कर सकता है। ओके। तापमान तथा वर्षा ये वनों के घनत्व, घास मैदानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, तापमान जो होती है और वर्षा, ठीक है ना। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन, ठीक है, रिदम इन मोशन प्रणाली को गति प्रदान करती हैं। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर, ठीक है, को पुनरावेशित रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता को संभव बनाती हैं। फिर आपका आता है समुद्र, ये संसाधनों के भंडार हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं, तो ये संसाधनों के भंडार हैं। मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त यह खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है, तो समुद्र तल से मैग्नीज को निकाला जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकनों यानी इवोल्यूशन जो होता है तथा प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित विषय के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इस संसाधनों का उपयोग बेहतर भविष्य के लिए करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है अध्याय था, और ये पहला अध्याय था जिसमें आप भूगोल को विषय के रूप में पढ़े हैं, और ये भी आपको समझ में आ गया कि भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सेशन समझ में आई है और आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं कि ये क्लास आपको कंटिन्यू रहे, सारा टॉपिक मैं आपका कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जितनी भी मैं इसका जो भी आपको क्लास दूँ तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास जानी चाहिए। इसके अलावा आप इसकी जो PDF है, ये PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके फॉलो करके आप टेलीग्राम से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। कल से हम अपने जो है मेन टॉपिक पे चलेंगे और वहाँ से हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज का जो था ये थोड़ा सा क्लास आपका बोरिंग रहा होगा, क्योंकि हमें समझना था। यहाँ से जब समझेंगे तभी आप आगे चल के पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा मैं बता दूँ, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ, सभी के लिए। आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए, चाहे टीचिंग के लिए हो गया, चाहे आप जो है किसी और परीक्षा के लिए हो गया, तो ये सभी के लिए है, NCERT है और इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सभी स्टूडेंट इस क्लास को आप देख सकते हैं और आप इसे किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।